कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में भारत में खेती की स्थिति कैसी हुआ करती थी। आफ्टर गेनिंग सिविल पावर इन बंगाल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू प्रोक्योर आइटम्स फ्रॉम इंडिया विच वर इन डिमांड इन यूरोप। तो बंगाल में सिविल पावर मिलने के बाद अंग्रेजों का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, उनका जो मेन मकसद, वो यही था कि वो लोग इंडिया से ऐसी चीजें प्राप्त करें, ऐसी चीजें हासिल करें जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। क्योंकि अंग्रेज तो भारत में शुरू से ही व्यापार करने के लिए आए थे। अब उनके हाथ में यहाँ पर सत्ता भी आ गई है, लेकिन साथ में वो अपना व्यापार तो जरूर से जारी रखेंगे। तो यूरोप में इंडिया की कई सारी चीजों का काफी ज्यादा डिमांड हुआ करता था। तो जब बंगाल में अंग्रेजों के पास सत्ता आ गई, तो उन लोगों ने वहां से वो सारी चीजें प्राप्त करने की, हासिल करने की शुरुआत कर दी थी जिनकी यूरोप में डिमांड थी। और वो सारी चीजें बंगाल से इकट्ठा कर कर वो यूरोप में बेच दिया करते थे। They thus established their authority over the prosperous regions of that time, like Bengal, बिहार एंड ओडिशा। और यही सारी चीजें जो कि उन्हें यूरोप में एक्सपोर्ट करनी थी, उसके लिए उन्होंने जो प्रोस्परस रीजन्स थे भारत में उस समय पर, यानी कि जो बहुत ज्यादा समृद्ध प्रदेश थे, जहां पर खेती भी अच्छी होती थी, जैसे कि बंगाल, बिहार और ओडिशा के जो प्रदेश थे, वहां पर उन्होंने अपनी सत्ता एस्टेब्लिश कर दी थी। The company wanted to establish a monopoly over India's agricultural markets. Agriculture products were among the essential items to be exported to England. और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहती थी। यानी कि वे लोग चाहते थे कि उनका इकलौता कंट्रोल रहे भारत की एग्रीकल्चरल मार्केट पे। यानी कि यहाँ के लोग जो भी खेती करते थे, जो भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते थे, वो सारी चीजें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ से लेकर यूरोप में बेच पाए। क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, यानी कि खेती से जो उत्पाद हमें मिलते थे, वो इंग्लैंड में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी चीजें भेजी जाती थी, उनमें से एसेंशियल चीजें हुआ करती थी। यानी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हुआ करती थी। भारत में खेती से जितनी भी चीजों का उत्पादन होता था, उनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। और इसीलिए भारत में जो खेती से उत्पादन होता था, उन चीजों पर ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पर जो अंग्रेज थे, वो लोग अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। सो द कंपनी ट्राइड टू कमर्शियलाइज एग्रीकल्चर इन इंडिया एज पर देयर विल। और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थी, उनको कमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया था। यानी कि उनका व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया था। पहले किसान अपनी मर्जी से जो भी धान वहां पर उत्पादन होता था उनके खेत में, वो अपनी मर्जी से बेचा करते थे। अब ब्रिटिशर्स वो सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अपने हाथों में आ जाए और वो सीधा यूरोप में भेज दे, उस इरादे से सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो लोग कमर्शियलाइजेशन, यानी कि व्यापारीकरण करना चाहते थे। और वो लोग अपनी मर्जी के हिसाब से, बिना किसानों के हित का, बिना किसानों की भलाई का सोचे, अपनी मर्जी के हिसाब से खेती से जितना भी उत्पादन होता था, उसके व्यापार पर अधिकार जमाना चाहते थे। प्रोडक्ट्स मेनली कंसिस्टेड ऑफ इंडिगो, कॉटन, रो सिल्क, ओपियम एंड पेपर। और भारत में वैसे तो कई सारी चीजों की खेती होती थी, लेकिन किन चीजों की यूरोप में ज्यादा डिमांड थी, कौन सी चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी? तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिगो, यानी कि जो नील होता है, कपड़ों को कलर करने के लिए जो यूज किया जाता है, कपड़ों को डाई करने के लिए। उसके अलावा है कॉटन, यानी कि जो सूती कपड़ा होता है। उसके अलावा रो सिल्क, यानी कि जो रेशम होता है। ओपियम, यानी कि जो अफीम होता है, एक तरह का जो ड्रग जिसे हम कह सकते हैं। और उसके अलावा है पेपर, यानी कि जो काली मिर्च होती है। Let us understand the situation of commercialization of these agricultural products अंडर द कंपनी गवर्नेंस। तो जैसे कि भारत में पहले जो भी किसान लोग खेती करते थे, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो विलेज मार्केट्स हुआ करते थे उस समय पर,
बंगाल के एक विलेज मार्केट का पिक्चर हमें यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से किसान लोग अपने खेती से जितना भी उत्पादन होता था वो वहां पर खुद से ले जाकर बेचा करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे अपना कंट्रोल जमा लिया, तो उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का किस तरह से कमर्शियलाइजेशन किया, किस तरह से व्यापारीकरण हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रो सिल्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो सिल्क के बारे में। रो सिल्क यानी कि जो कच्चा रेशम हुआ करता था। During 18th century, raw silk came to England from Spain and Italy. If the silk produced in Bengal came under their control, Britain would not have to depend on Spain and Italy. Thus, by the end of the 19th century, the company established its dominance over the export of silk from India, sometimes even by oppressing the farmers. तो सबसे पहले तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो रो सिल्क यानी कि जो कच्चा रेशम होता है वो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में सबसे पहले वहां पर जो रो सिल्क आता था वो लोग स्पेन और इटाली से मंगवाते थे। अब स्पेन और इटाली दोनों ही यूरोपियन कंट्री से, तो वहां से फ्री में तो नहीं आता होगा, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीदना पड़ता होगा। तो उस समय पर अंग्रेज ये सोचते थे कि बंगाल में सिल्क का जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो भी रो सिल्क की खेती की जाती है, जो भी रो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, अगर वो उनके हाथों में आ जाता है, अगर वो उनके कंट्रोल में आ जाता है, तो ब्रिटेन को यानी कि इंग्लैंड को स्पेन और इटाली से रो सिल्क नहीं मंगवाना पड़ेगा। और इसीलिए 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी आते आते द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने भारत से जितना भी रो सिल्क एक्सपोर्ट होता था, यानी कि जितना भी रो सिल्क हमारे देश से विदेशों में भेजा जाता था या बेचा जाता था, उस पूरे व्यापार पे उन्होंने अपना डोमिनेंस जमा लिया था। उस पूरे व्यापार पे उन्होंने अपना अधिकार बना लिया था। और रो सिल्क का प्रोडक्शन कितना होगा और वो कहाँ पर बेचा जाएगा, ये सब तय करने के लिए, ये सब अपने हाथों में लेने के लिए कई बार ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ के जो फार्मर्स थे यानी कि बंगाल के जो किसान हुआ करते थे उनको ऑपरेस भी किया जाता था, यानी कि किसानों पर अत्याचार भी किया जाता था। तो इस तरह से भारत में जितना भी रेशम का व्यापार होता था उस पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था। अब हम देखते हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो यानी कि जो नील होता है। इंडिगो was substance used in dyeing. Its plants are grown in warm regions. It was in great demand. The color of India's indigo used to shine brightly on the cloth. Such brightness was absent in other indigo. Indigo was used to dye cotton cloth. तो इंडिगो का प्रोडक्शन किस तरह से होता है वो आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप हमें समझाया गया है। सबसे पहले तो इंडिगो के प्लांट्स होते हैं, फिर उसमें से इंडिगो प्रोडक्शन किया जाता है, और एंड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कपड़ों को डाई करने के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए इंडिगो का यूज किया जाता है। तो इंडिगो एक ऐसा सब्सटेंस यानी कि एक ऐसा द्रव्य है जो कि कपड़ों को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके जो प्लांट्स होते हैं यानी कि इंडिगो के जो पौधे होते हैं वो वार्म रीजन्स में ग्रो होते हैं, यानी कि जहां पर जो गर्मी होती है वो ज्यादा होती है या जो मीडियम होती है। यूरोपियन कंट्रीज आप देखो तो वहां पर ज्यादातर हमें ठंड देखने को मिलती है, वो कोल्ड रीजन से। जबकि जो भारत है उसके अलावा आप एक तरह से अफ्रीका के प्रदेश भी कह सकते हैं कि ये सब प्रदेश गर्म प्रदेश है, ये वार्म रीजन है। तो इंडिगो का जो प्रोडक्शन है, उसकी जो खेती है वो वार्म रीजन्स में ज्यादा होती है। तो इंडिगो जो था वो यूरोपियन कंट्रीज में उसकी काफी ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। और उसमें भी इंडिया के इंडिगो की डिमांड ज्यादा क्यों थी? क्योंकि इंडिया का जो इंडिगो हुआ करता था वो कपड़ों पे बहुत ज्यादा शाइन होता था।
यानी कि इंडिया के जो इंडिगो से कलर किए जाए हुए कपड़े होते थे वो ज्यादा शाइनी होते थे, ये कलर बहुत ज्यादा ब्राइट हुआ करता था। और यह जो ब्राइटनेस थी, यह जो शाइन थी, ये दूसरे जगह के इंडिगो में मिसिंग थी। और इस वजह से, क्योंकि इंडिया का इंडिगो बहुत अच्छी क्वालिटी का आता था, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन इंडिगो की डिमांड ज्यादा हुआ करती थी। Until 1790, European countries were importing indigo from Caribbean countries. But as its production decreased, demand for Indian indigo increased. तो 1790 यानी कि 1790 तक तो जो ये यूरोपियन कंट्रीज थे, ये कैरेबियन कंट्रीज से जो इंडिगो थे वो इंपोर्ट करते थे। अब कैरेबियन कंट्रीज जो हैं, जैसे कि आपने वेस्ट इंडीज के बारे में सुना होगा, वहां के काफी सारे फेमस क्रिकेटर्स को भी हम देख चुके हैं इंडिया में खेलते हुए। तो कैरेबियन कंट्रीज जो है वो भी तो एक वार्म रीजन है, एक गर्म प्रदेश है, वहां पर भी इंडिगो का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। तो पहले तो यूरोपियन कंट्रीज वहां से इंडिगो मंगवाया करते थे। बट एज इट्स प्रोडक्शन डिक्रीज्ड, डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इंक्रीज्ड। पर जैसे ही कैरेबियन कंट्रीज में इसका प्रोडक्शन कम हो गया, उसकी वजह से इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि धीरे धीरे वहां पर इंडिगो की खेती होना शायद कम हो गई होगी। अब यूरोप में तो लोगों को कपड़ों को कलर करने के लिए ये इंडिगो चाहिए। जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज होती हैं, यानी कि जो भी कपड़ा उद्योग के जो कारखाने होते हैं, तो उन लोगों में तो इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अब डिमांड है और सप्लाई नहीं हो रहा, तो उसके बाद कैरेबियन कंट्रीज को छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया से इंडिगो को मंगवाना शुरू कर दिया था। Therefore, the British settled the Europeans in the territories under their rule in India and started increasing the production of indigo. तो इसी वजह से, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में कुछ प्रदेश जीत लिए थे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, तो जिन भी प्रदेशों पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, वहां पर उन लोगों ने यूरोपियन लोगों को बसा दिया। और इस तरह से वहां पर उस प्रदेश में जितना भी इंडिगो का प्रोडक्शन होता था, उस पर अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल जमा लिया था। देयर वर टू सिस्टम्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन इंडिया, नीज एंड रैयती। तो भारत में जितनी भी इंडिगो की खेती की जाती थी, वो दो तरीके से की जाती थी, नीज और रैयती। अब ये नीज और रैयती पद्धति कौन सी थी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इन नीज सिस्टम, producers used their own plow, oxen, and implements for cultivation. When the plants were ready, the raw material was harvested and delivered to the factory. तो जो निज पद्धति थी, उसमें जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो लोग अपना ही प्लाव, यानी कि जो उनका हल होता था वो उनका खुद का होता था। ऑक्शन यानी कि जो बैल होते थे वो भी उनके खुद के होते थे। और जो खेती के औजार होते थे वो भी वो अपने खुद का घर से लाते थे। तो इस तरह से वो लोग खेती करते थे। और जब प्लांट्स ग्रो हो जाते थे, जब फसल तैयार हो जाती थी, तो फसल को काटा जाता था। और उसके बाद जो इंडिगो था वो फैक्ट्रीज में डिलीवर कर दिया जाता था। आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं कि एक सीन हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि जब जो इंडिगो प्लांट्स हैं वो इंडिगो फैक्ट्री में कुछ इस तरह से लेकर जाया करते थे उस समय पर। Whereas in Rayati practice, the farmer used to cultivate indigo on his land, and when it was ready, he would sell it to the manufacturer in fixed price. जबकि जो रैयती प्रैक्टिस थी, उसमें फार्मर वही तो खेती करेगा, वो खुद अपने खेत में खेती तो करते थे, पर पहले से शायद वो तय होता था कि वो किस फैक्ट्री में बेचेंगे, किस व्यापारी को बेचेंगे। तो इस तरह से जब फसल तैयार हो जाती थी, तो वो फैक्ट्रीज में ले जाकर बेच दिया करते थे। तो जो कारखानेदार होते थे, उनको फिक्स्ड प्राइस में वो जो इंडिगो का सारा प्रोडक्शन था वो मिल जाता था। इन दिस मेथड द मैन्युफैक्चरर गेव लोन टू द फार्मर। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज बेस्ड ऑन दिस प्रैक्टिस बिकॉज इट वाज मोर प्रॉफिटेबल टू द इंडिगो प्रोड्यूसर्स। और यह जो रैयती सिस्टम था, इसमें जो कारखानेदार होते थे, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होते थे, वो लोग लोन दिया करते थे फार्मर को खेती करने के लिए। अब आप अक्सर खेती के समय में देखें, जैसे कि मॉनसून के सीजन में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खेती की जाती है,
तो किसानों के पास अक्सर उस समय पर पैसे भी नहीं रहते, उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ऐसे समय में कारखानेदारों के द्वारा उनको लोन दिया जाता था, जिसके बाद किसान वहां पर खेती करते थे और वो जितनी भी फसल थी उसकी प्राइस पहले से फिक्स कर दी जाती थी कि इतने इतने रुपये में वो जो कारखानेदार है वो बाद में इतने रुपये देगा और वो जो सारी फसल है वो लेकर जाएगा। अब पैसों की जरूरतों के चलते ज्यादातर जो फार्मिंग थी वो रेयती सिस्टम से ही होती थी। एक तो किसानों को उसके लिए लोन मिल जाती थी और जो कारखानेदार होते थे, जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, उनको इस सिस्टम से बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि लोन भी खुद उन्होंने ही दिया होता था। तो वो मन चाही कीमतों में, कम कीमतों में किसान की जो फसल थी वो खरीद कर ले जाते थे। The manufacturers fixed low prices and the farmers were forced to cultivate it. If any farmer refused, he was persecuted and his crop would be destroyed. और जो कारखानेदार थे वो लोग क्योंकि खुद लोन देते थे, तो वो लोग बहुत कम प्राइस फिक्स करते थे किसान की फसल के लिए। और इतनी कम प्राइस में अगर किसान खेती करने के लिए मना करते थे तो उनको फोर्स किया जाता था, उन पर दबाव बनाया जाता था और कई बार तो उन पे अत्याचार किया जाता था, उनको सताया भी जाता था। उसके अलावा उनका जो जितना भी क्रॉप होता था, जितनी भी खेती होती थी, उसको भी वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। In order to maintain fear of the producers on the farmers, the company's associates carried out various malpractices. They kept fake accounts as well as forced farmers to grow crop beneficial to them. और किसानों में ये जो कारखानेदार थे, जो भी प्रोड्यूसर्स थे या जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे, उनका डर बना रहे उसके लिए वो लोग कई सारे गलत तरीके अपनाते थे। वो लोग भ्रष्टाचार करते थे उस समय पर भी। वो लोग कई फेक अकाउंट्स रखते थे, यानी कि हिसाब किताब में भी गड़बड़ी करते थे। उसके अलावा वो लोग ऐसे ही क्रॉप्स की खेती करने के लिए किसानों को कहते थे जिससे कि कारखानेदारों को ज्यादा फायदा हो। The rulers of the company, its bureaucrats, and indigo growers were accomplices, so the farmers' complaints were not heard. Due to this dissatisfaction, there were widespread indigo riots in 1859 to 1860. और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी वहां पर शासक थे, उनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जितने भी ऑफिसर्स हुआ करते थे, और उसके अलावा जितने भी कारखानेदार थे, तो ये सब लोग साथ में मिले हुए थे। और इनकी मिली भगत की वजह से जो किसान थे उनकी कंप्लेंट्स कोई भी नहीं सुनता था। अगर वे अधिकारी के पास जाते थे, वे पुलिस के पास जाते हो, तो क्योंकि वो सब लोग मिले हुए थे इस भ्रष्टाचार में, जिसकी वजह से किसानों की बात कहीं पर नहीं सुनी जाती थी। और इतना असंतोष इस बातों की वजह से किसानों में हो गया था कि 1860 के आसपास के समय में बहुत सारे इंडिगो राइट्स यानी कि कई सारे विद्रोह, कई सारे रिवोल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं भारत के बंगाल, बिहार और ओडिशा के प्रदेशों में। आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं जो कि उस समय पर इंडिगो फैक्ट्रीज किस तरह की हुआ करती थी, वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। कॉटन। अब हम देखते हैं कि उस समय पर जो कॉटन यानी कि जो कपास की खेती थी वो किस तरह से की जाती थी। इंडिगो वॉज एन इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ ईस्ट इंडिया। सिमिलरली कॉटन वॉज एन इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप मीन्स कमर्शियल क्रॉप ऑफ वेस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया यानी कि जो पूर्व का भारत है, जैसे बंगाल, बिहार और ओडिशा के जो प्रदेश हैं, तो वहां पर इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप क्या हुआ करता था। कैश क्रॉप क्या होता है? जो कमर्शियल क्रॉप होता है, जो आप बेचने के लिए ही उसकी खेती करते हैं, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो कपास हो यानी कि कॉटन हो, तो इसीलिए उनको कैश क्रॉप कहा जाता है। तो जैसे ईस्ट इंडिया यानी कि जो पूर्व भारत, बंगाल, बिहार और ओडिशा के प्रदेश में जो इंडिगो था, जो नील था, वो वहां का इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप था। उसी तरह से वेस्ट इंडिया यानी कि जो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के प्रदेश हैं, यहाँ पर कॉटन यानी कि जो कपास है वो यहाँ का इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप हुआ करता था। आज के समय में भी आप देखो तो गुजरात में कई सारे प्रदेशों में, स्पेशली सौराष्ट्र के प्रदेश में
आज तक कॉटन यानी कि कपास की खेती की जाती है। और कपास की खेती किस तरह की होती है वो आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। In 1780s, the East India Company and some of its favored merchants controlled the cotton producing regions of India and China. और 1780 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जो कुछ चुनिंदा उनके जो फेवर्ड व्यापारी हुआ करते थे, यानी कि जो कंपनी के मिली भगत से काफी सारा इस तरह का व्यापार चलाया करते थे, ऐसे लोग भारत और चाइना में कई सारे प्रदेशों में कॉटन यानी कि जो कपास का प्रोडक्शन था उसको कंट्रोल करते थे। द कंपनी वॉज फोर्सिंग फार्मर्स टू सेल कॉटन बिलो द मार्केट प्राइसेस। फार्मर्स वर ruined as they did not get a fair price for cotton। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लोग दबाव बनाते थे, वो लोग फोर्स करते थे किसानों को, ताकि वो लोग मार्केट प्राइस से कम प्राइस में कॉटन को बेचे। और इन सब बातों की वजह से जो फार्मर्स जो थे उनको क्योंकि सही प्राइस नहीं मिलता था, इसीलिए किसान बर्बाद हो गए थे, क्योंकि उनको सही कीमत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी और ज्यादा खराब हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुगर कैन, टी, ओपियम, पेपर एंड कॉन्डिमेंट्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया एट दैट टाइम। तो इंडिगो और कॉटन के अलावा, जैसा कि मैंने आपको कैश क्रॉप्स के बारे में बताया, तो और भी उस समय पर कई कैश क्रॉप्स की खेती भारत में की जाती थी, जैसे कि सुगर केन, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि गन्ना होता है। उसके अलावा टी, जो कि सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो टी होती है, जो चाय होती है, उसकी खेती इस तरह से की जाती है। ओपियम यानी कि जो अफीम होता है। उसके अलावा पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कॉन्डिमेंट्स यानी कि जो मसाले होते हैं। तो भारत के जो मसाले थे उनकी भी उस समय पर बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, वो भी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप हुआ करते थे। The British misused their political power to buy these crops at lower prices. Farmers were given advance credit for planting. After the farmers became debtors, cash crops were bought from them at lower prices. As a result, traders made a huge profit and farmers became poorer. Thus, company had big influence in buying and selling of the cash crops in India. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो भी सत्ता थी, जो भी पॉलिटिकल पावर थी, उसकी वजह से वो लोग किसानों को फोर्स करते थे कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस में वो लोग ये सारी चीजें बेचे। और जब किसानों को खेती करने के लिए तक पैसे नहीं बचते थे, तो यही लोग उनको लोन भी दिया करते थे, यानी कि क्रेडिट देते थे प्लांटिंग यानी कि खेती करने के लिए। अब किसान लोन लेकर खेती कर रहे हैं, उनको सही प्राइस भी नहीं मिल रहा। एक तो उनको लोन चुकाना है, ऊपर से उनका खुद का खर्चा भी सही से नहीं निकलता था। तो इन सब की वजह से काफी सारे जो किसान थे वो डेप्टर्स बन गए थे, यानी कि देवादार हो गए थे। उनके सर पे काफी ज्यादा लोन यानी कि डेप्ट हुआ करता था, क्योंकि जो कैश क्रॉप्स थे वो बहुत कम प्राइस में उनसे खरीद लिए जाते थे। और इन सब के चलते जो ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी थे, वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे। तो जबकि फार्मर्स जो थे, जो किसान थे, वो दिन ब दिन और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था, उनकी बहुत ज्यादा पकड़ हुआ करती थी। भारत में जितना भी कैश क्रॉप का प्रोडक्शन होता था, उनकी बाइंग और सेलिंग में, यानी कि कैश क्रॉप कौन खरीदेगा, कितने में खरीदा जाएगा और वो कितने में बेचा जाएगा, तो यह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड प्रोस्पर्ड बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडिया। देयरफॉर द कंपनी वांटेड टू एस्टैब्लिश इट्स ऑथोरिटी ओवर द कैश क्रॉप्स इन इंडिया। Consequently, large number of farmers became landless farm laborers। तो भारत से इस तरह से जितना भी रॉ मटेरियल जाता था, रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे कॉटन की फार्मिंग हमारे यहाँ की जाती थी। अब खेत से जो जितना भी कपास होता है, सीधा तो वो कपड़ा नहीं बन जाता उसका, तो वो रॉ मटेरियल हुआ, राइट। उनको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाएगा, उनके कपड़े बनाए जाएंगे।
तो यह जो रॉ मटेरियल्स थे जो कि इंडिया से भेजे जाते थे इंग्लैंड में, इन सब रॉ मटेरियल्स की वजह से इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज थी, वहां के जो उद्योग थे, वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो गए थे, वो बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए थे। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में जितना भी कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, उस पर वो अपना पूरा कंट्रोल जमाना चाहते थे, वो अपनी अथॉरिटी, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। जिसकी वजह से एक समय पर किसानों की हालत समय के साथ और ज्यादा खराब होती गई, व्यापारी और ज्यादा पैसा कमा रहे थे, इंग्लैंड की फैक्ट्री और ज्यादा समृद्ध हो रही थी, लेकिन किसान जो कि लोन लेकर खेती करते थे, उनको सही दाम भी नहीं मिलता था अपनी खेती का, सही कीमत में वो बेच भी नहीं पाते थे। जिसकी वजह से एक समय पर आकर हमारे यहाँ के किसानों ने ज्यादातर जो अपनी जमीन थी वो तब तक खो दी थी, और वो लोग सिर्फ फार्म लेबरर्स यानी कि खेत मजदूर बनकर रह गए थे। तो इस तरह से अंग्रेजों के समय में भारत में किसानों की और किसानों की खेती की स्थिति क्या हुआ करती थी, वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं।